नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सूरजगढ़ से आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये आशा करता हूं कि आपको मेरा वार्षिक लेखा पर जो सीरीज है, जिसके अंतर्गत 4 वीडियो मैंने दिए हैं आपको। उसमें प्रथम वीडियो में किस प्रकार स्कूल फंड का मासिक विवरण, दूसरे में मैंने बताया आपको कि बीवीएन का किस प्रकार मासिक विवरण तैयार करते हैं, और तीसरे में मैंने बताया था कि किस प्रकार जो वार्षिक लेखा है उसके जो पिछले साल का जो है बैलेंस शीट को मिलान किया जाता है। और जो मेरा अंतिम वीडियो यानी चौथा वीडियो था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको किस प्रकार करंट ईयर की जो बैलेंस शीट का मिलान किया जाता है। अच्छा लगा होगा। ये चारों वीडियो जो है ना, आपको वार्षिक लेखा को बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रक्रिया को अपनाने से ही आप वार्षिक लेखा आसानी से बना सकेंगे। आज मैं आपको जो है किस प्रकार जो शेड्यूल 4 है ना, उसमें डेप्रिसिएशन किस प्रकार निकालते हैं वो बताना सिखाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप कंडमनेशन करते तो उसके आंकड़े कहाँ लिखे जाते हैं वो बताऊंगा। जो शेड्यूल बाकी रह गए हैं उसको भी पूरा करना सिखाऊंगा, और जो एनेक्चर बाकी रह गए हैं या फिर फॉर्म बाकी रह गए उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है इसको समझने में, तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कतों को अवश्य लिखें, ताकि उसका समाधान किया जा सके, है ना। ठीक है, समाधान किया जा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ हमें और क्या है कि हमें जैसे प्रोविज़न भी देना पड़ता है, यानी कि हमें अगर लास्ट में प्रोविज़न दिया है लास्ट ईयर, तो हमें इस साल ही प्रोविज़न देना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम देखो, हमने लास्ट ईयर इसमें प्रोविज़न दिया था सैलरी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 21 लाख दिया था, तो हम इस साल मान लेते हैं कि जो हमारी मार्च की सैलरी है, जो हमने अप्रैल में दिया है, उसका ही ग्रॉस यहाँ पे लिख देते हैं। तो मान लीजिए मेरी जो मार्च महीने अप्रैल 2020 की जो सैलरी है ना, वो करीब 24 लाख के आसपास है। तो मैंने यहाँ पे 24 लाख लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह मैं 24 लाख लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ये करंट ईयर के लिए प्रोविजन हो जाएगा सैलरी के लिए, है ना। आप चाहें तो इसका विस्तार से डिटेल भी लिख सकते हैं, अगर आपके पूरा डिटेल है तो, और चाहें तो आप एक भी लिख सकते हैं, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम जो है हमने शेड्यूल 1, 2, 3, 7, 8 और ये सब पूरा कर लिया था। 4 भी किया था, पर 4 में हमने डेप्रिसिएशन नहीं निकाला था। तो आज हम डेप्रिसिएशन बता रहे हैं, ये देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए क्या होता है कि आपको जो ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो भी फिक्स एसेट का, तो उसको क्या करना होता है, पहले यहाँ पे फार्मूला लगाना होता है, इज इक्वल टू ROUND राउंड, है ना, डबल ब्रैकेट ओपन, और फिर देखिए ये, है ना, देखिए ये लिया, फिर माइनस किया, फिर आपको ये चीज़ जो है ना, ये दिख रहा है आपको, डेप्रिसिएशन का जो बिगिनिंग है वो लेना है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। और देखिए 10%, ये 10% होता है इसका बिल्डिंग का। मैं बताता हूँ कहाँ का, इसको कहाँ पे लिखा होता है, कितनी परसेंटेज डेप्रिसिएशन दिया जाता है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो फिलहाल मैं डेप्रिसिएशन लिख दिया 10%, ठीक है, और ये एंटर मार दिया, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। ऐसे देखिए इसका जो रेट का जो है, मैं एक बार ड्रैग कर देता हूँ पूरे को, ठीक है। ये पूरे ड्रैग करने के बाद जो इसके रेट है ना, देखो ये आपको शेड्यूल जो, देखिए शेड्यूल आपका ये जो 23 है, इसमें अगर रेट लिखा हुआ होता है, आप कई बार पता ही नहीं था आपको रेट कहाँ पर है, कहाँ रेट है, आपको जानते नहीं है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें रेट दिया होता है, आपको इसके हिसाब से ही डेप्रिसिएशन निकालना होता है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम सबका 10-10 है, पर ऑफिस और व्हीकल का 15 है, और कंप्यूटर का 20% है। तो क्या है, बस आपको क्या करना है, शेड्यूल 4 में दोबारा जाना है। बस देख लिया आपने, तो यहाँ गए, देखिए इन सब में 10% है, इसमें भी 10% है, आपको ऑफिस में 15%, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, 15% कर दिया, क्योंकि ये व्हीकल तो नहीं है, व्हीकल प्रोजेक्ट वाले में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग तो कर दिया है, और ये आ रहा है कंप्यूटर में 20%, ठीक है। अच्छा, आपको ये डालने के बाद ये ध्यान रखना है कि जो इसकी देखो, ये इस जो कोई भी सामान है, जो भी ये बिल्डिंग है या फर्नीचर, उसकी जो वैल्यू है ये मैंने 5% यहाँ पे निकाला हुआ है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना है ना। और एक तो ये हो गया डेप्रिसिएशन निकालने का। और अगर मान लीजिए इसी प्रकार डेप्रिसिएशन सभी में निकाल लेते हैं, और अगर आपके मान लीजिए कंडमनेशन किया है ना,
तो हर जगह के आर के फॉर्मेट में अलग अलग तरीके की किसमें यहाँ जैसे यहाँ पर हमारे वाले में यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको मान लीजिए यहाँ पर आपने 45,000 का या 40,000 का कुछ कंडमनेशन किया मान लीजिए, है ना, जिसे मैंने 40,000 का लिख दिया, ठीक है। तो क्या है कि देखो यहाँ पे ये ले लेता है, ठीक है। तो आपकी हो सकता है कि आपके वाले फॉर्मेट में ये चीज़ ना दी हो, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर जो है ना ये वाले कॉलम में माइनस करके लिख सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो फिगर ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से ले लेंगे, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, है ना। और इस तरीके से आप जो भी आपका जो भी क्या कहते हैं कंडमनेशन कुछ भी आइटम हुआ तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है ना एडिंग में माइनस में ना हो, है ना, तो इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। अगर ये माइनस में दिखता है तो इसे क्या करेंगे हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद इसी तरह से हमारा क्या कहते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन निकलता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसी को कॉपी कीजिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसमें है, अगर बी में भी है तो यहाँ पे कीजिए और आप फार्मूला पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, है ना। तो उससे वो ऑटोमेटिक वो उसका ले लेगा अगर कुछ होगा तो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं दिखाया था मैंने आपको ये, ठीक है। 20% यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। हाँ 20%, ठीक है। इसी तरह से इसको कॉपी किया दोबारा, है ना। जहाँ भी आपका डेप्रिसिएशन निकालना है, जहाँ भी आपका यहाँ पे किया है ना, और यहाँ पर फार्मूला पेस्ट कर दिया। इस प्रकार आप डेप्रिसिएशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन के बाद प्रोविजन के बाद अब देखो ये हमारा शेड्यूल 4 पूरी तरीके से पूरा होगा और इसके डालने से आपका जो है बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बैलेंस शीट आपका टैली रहता है ना। अब हम शेड्यूल 4 हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारा शेड्यूल जो आता है वो आता है, बाकी सारे शेड्यूल जो हैं जैसे मैंने 7-8 तो बताया था उसमें ही शेड्यूल किस तरह पिछले साल का भरते हैं उसी से ही भरा जाता है ये। बाकी जो करंट ईयर भरते तो उससे ऑटोमेटिक ये भर जाता है इस साल का भी, ठीक है। अब हम ये जो है शेड्यूल मैंने 15 बताया था आपको, सारा बताते 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए जो 23 है, 23 में कुछ नहीं करना। अब देखो शेड्यूल 24 की बात है। अब इसमें क्या होता है कि पेंशन लायबिलिटी का भरना होता है। तो मैं इसको आपको ना एक फॉर्मेट है मेरे पास जो कि आप उसमें बनाइएगा तो ऑटोमेटिक सारा जितना है इनका पेंशन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। देखिए ये पेंशन लायबिलिटी का है ना। देखिए इसमें बड़ा एडवांस वर्जन है ना। एडवांस वर्जन कैसे है देखिए कि आपको ना बस खाली यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालना है, नेम डालना है, ये डालना है, ये और ये आपका डेट ऑफ बर्थ डालना और डेट ऑफ ज्वाइन डालना है। ये ऑटोमेटिक आपकी एज को कितना, बस खाली आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जिस साल का आप निकाल रहे हैं वहाँ पे ये डेट लिखना है, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा कि कितना वर्ष की सर्विस हुई है। उसके हिसाब से आपको हाफ ये पीरियड निकालना है ना। और फिर बेसिक डालना है, डीए डालना है, फिर ये बेसिक डीए डालना है और एचपी डालना है। तो ऑटोमेटिक ये आपका ना ग्रेजुटी भी कैलकुलेट कर लेगा, ईयर इनकैशमेंट भी कैलकुलेट कर लेगा, एचपीएल भी कैलकुलेट कर लेगा और सारा कैलकुलेट करते हुए ये टोटल निकाल देगा आपका। और ये अगर आपका किसी का जीपीएफ है तो उनका ये अमाउंट यहाँ पे ये फार्मूला बस खाली पेस्ट कर देना है तो ऑटोमेटिक उसका जीपीएफ का भी वो निकाल देगा। तो इस तरीके से ये जब निकालिएगा तो हर जो पीजीटी हैं या पीआरटी हैं या टीजीटी हैं उसके हिसाब से टोटल आप इसको यहाँ पर इस वाले में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आसान तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे प्रिंसिपल 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिखा है ना, और आपको अमाउंट लिखना तो क्या करना है आपको यहाँ पे इक्वल टू करना है और पेंशन लायबिलिटी में जाना है और ये देखिए लास्ट वाला है ना, इसको बस खाली एंटर मार देना है ना। अगर मान लीजिए अब पीजीटी का करना है तो इक्वल टू करना है ना। और इसी में फिर दोबारा गए आप पेंशन लायबिलिटी वाले में, ठीक है। अब आप देखिए पीजीटी यहाँ से स्टार्ट है तो क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है कि आप दोबारा पहले इसमें गए है ना और यहाँ पे सम करना है, सम ब्रैकेट ओपन और किसका सम लेना है तो यहाँ गए और यहाँ से लेकर देखिए पीजीटी कहाँ तक है, पीजीटी आपका यहाँ तक है ना। बस इसको ये किया और इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। इस तरीके से सारे का आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। इस तरह से पूरा कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब यानी कि हमारा शेड्यूल सारे पूरे हो गए। अब अगला जो बताया था मैंने आपको किस प्रकार एनेक्चर पूरा करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एनुअल अकाउंट में एनेक्चर ए और बी को यही भरा जाता है, उससे ऑटोमेटिक वो आगे रिसीव पेमेंट में ले लेता है। पर कई जगह नहीं है तो मैंने आपको मंथली में बता ही रखा है कि जो मेरी मंथली फॉर्मेट है आपने देखा होगा इसमें मैंने एक एनेक्चर बना रखा है ना।
तो आप इससे ऑटोमेटिक वहाँ से वो इसकी इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिक वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फिगर है ये सारी मंथली से ली गई है। अगर आप मंथली में सही भरते हैं आंकड़े तो ऑटोमेटिक ये फिगर सही आती है, और आपका जो भी आरओ से जो भी आपका जीपीएफ का या ईडब्ल्यूएस का या सीपीएफ का एनपीएफ का जो भी डिटेल आती है या पेन अलाउंस का वो मैच करता है, तो ऑटोमेटिक कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप वहाँ सही भरते हैं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये भर देते हैं तो ये अनेक्सर ए भी कंप्लीट हो जाता है, अनेक्सर बी भी। तो अनेक्सर बी में ठीक है ये आपका बता रहेगा 20%। ठीक है, नेम ऑफ फंड यानी कि ये आपका बीवीएन है ना, ये लिख देना है, ये भी बीवीएन है ना, क्योंकि ये लिंक है हमारा। अगर यहाँ की फिगर जो है रिसीट पेमेंट में जाती है, कई जगह नहीं रहता, आप यहाँ पे जो मंथली में रखी है जो एनुअल अकाउंट का टोटल है ना, देखिए जैसे मैंने बताया था आपको ये मंथली में एनुअल अकाउंट का फॉर्मेट है, इसमें भी दिखाता है। देखिए ये 20% है, ये आपको वहाँ पे कॉपी कर देना है, ये देखिए ना ये वाला। तो इस तरीके से आप इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, ये सरप्लस फंड जैसे मैं 760 कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया था तो मैंने वापस किया, तो ये स्कूल फंड का था तो यहाँ पे स्कूल फंड लिख दिया। ऐसे ये बीवीएन का था 5% यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, इस तरह ये एनेक्सर बी भी हो गया। एनेक्सर सी होता है वो जिनका सेकंड स्कूल शिफ्ट है वहाँ उनको करना होता है, तो वो स्कूल को वो इसमें भरते हैं। अगर आपके स्कूल सेकंड शिफ्ट यहाँ पे भर दीजिए, है ना। अब रही बात शेड्यूल एनेक्सर ई की, तो क्या होता है इसके लिए आपको पिछले साल का जो एनुअल अकाउंट है उसको लेना होता है। तो मैंने पिछले साल का एनुअल अकाउंट ओपन कर रखा है, ये देखिए मेरा पिछले साल का एनुअल अकाउंट ओपन है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि 17, 18, 18, 19 का देना है, तो ये क्या करना है मेरे को ये कॉपी करना है। ठीक है, पहले एक साल का है ना 17, 18 का ये कॉपी किया मैंने, इसको डायरेक्ट इस वाले साल में यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है ऐसे, है ना, फार्मूले के साथ। सॉरी, ये वैल्यू पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्या करना है मुझे, फिर उसी पिछले साल में ही जाकर, है ना, दोबारा ये इसको कॉपी करना है ना, इसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हमें जो 3 सालों में से जो हमारा ये अब हमारा देखो 18, 19 का जो है ये ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक ले लिया, आपको फिर ये कॉपी करना है, ये कॉपी किया आपने, है ना, और ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपने नीचे वही पेमेंट साइड वाला कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपका ये आ गया। अब आपको क्या दिखा रहा है कि वो फीस एंड फाइन कितना स्टूडेंट से आया ये बताना चाह रहा है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो रिसीट में जो फीस एंड फाइन आया उसको टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए ये आपका जो टोटल पैसा आया है ये आप इसमें लिख दीजिए। तो क्या कर सकते हैं इसको, देखो तरीका कितना आसान है। आप यहाँ पे जाइए इस वाले में, है ना, और अब हम इसको क्लोज करते हैं, है ना। अभी क्लोज नहीं करते क्योंकि अभी इसमें कुछ अभी और भी काम हमें लेना होता है कि पिछले साल का जो हमारा बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ठीक है करंट ईयर का जो है ये देखिए यहाँ पे ई में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गए, हमारा फीस का यहाँ पे इक्वल टू किया, है ना, सम किया, और फीस का जो टोटल है वो कर लेते हैं। यहाँ गए हम रिसीट साइड में, यानी जो फीस आए हमारी आई है ना, ये इसको किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से फीस आ गई। अब हमारा अदर रिसिप्ट है ना, और अब हम क्या करते हैं, अदर रिसिप्ट बाद में लिखेंगे, हम क्या करते हैं ओडीआर का पहले लिख देते हैं, इक्वल टू करते हैं और ओडीआर का, यानी कि रिसीट में ही गए जो ओडीआर है हमने इसको पेस्ट कर दिया, है ना, ये वाला। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा जो चीज़ बच गया यानी कि हमारे पूरे ग्रैंड टोटल से जो चीज़ बचा है ना वो हमारे यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो देखो इसको इक्वल टू, है ना, सम करना, मतलब ये क्या करना होगा आपको, देखिए जो रिसीट में है ये आपको ये उठाना है। ठीक है ना, माइनस में करना है आपको क्या, देखिए माइनस में क्या करना है आपको, जो हमने जो तीनों फिगर लिखी है ना, यहाँ पर देखिए ये तीनों फिगर लिखी है, ये माइनस में करना है, ये है ना, फिर माइनस में ये, फिर एंटर मार देना। ठीक है, ये हो गया, ये आपका ये हो गया। और फिर आपको क्या करना है इसमें, हाँ एक चीज़ और माइनस करनी है आपको, ये करना है ओपनिंग बैलेंस वाला भी। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पेमेंट साइड में क्या करना है, आप पेमेंट साइड में पहले क्या करेंगे, अदर रेमिटेंस लिख देते हैं, यानी कि ये गए आप उसी में। ठीक है, पेमेंट साइड में गए और
पेमेंट साइड का देखो जो ODR है ना, देखो ये वाला है, इसको आपने ये किया, ये आ गया, ठीक है। अब आपका क्या करना है कि आपको जो ये है बैलेंस वो इतना बचना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इसके साथ आना चाहिए ना, कहने का मतलब ये है कि ये अमाउंट आना चाहिए ना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए तो ये जो अमाउंट है इसको फिर दोबारा यहीं पे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ई में गए, दोबारा यहाँ पर गए, और हमें क्या करना है, यहाँ पे ये गए, ये आपका सम है ना, ब्रैकेट ओपन, और जो ग्रैंड टोटल है पेमेंट साइड में वास्तव में वही सेम ही होगा, ये किया है ना। फिर माइनस करते हैं क्या, हमारा ODR है ना, माइनस करते हैं हमारा ODR, यानी कि आप यही कर दो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर एंटर मार देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया है ना। अब ये 8,000 क्यों कह रहा है कि अब आपको ना देखो ये जो ना इसमें से आपको आपका जो ये है जो आपका क्लोजिंग है ना, यानी कि ये भी माइनस आपको करना होगा, तभी तो आपको दिखाएगा भाई इतना पैसा है ना, ये है ना, माइनस में ये। तो इससे क्या होता है, ये करने के बाद आपको पता रह जाए, आपका ये दिखाएगा कि इस साल आपका इतना सरप्लस फंड है, ऐसे सरप्लस फंड है ना, दिखाएगा कि हाँ अभी इससे आपका टैली हो जाता है कि हाँ आपका ये ठीक है। इस प्रकार एनेक्स्चर ई कंप्लीट हो जाता है। अब जो एनेक्स्चर कंप्लीट होने के बाद हमारे सारे, अब हमको फॉर्म में काम करना होता है। तो फॉर्म में जो पहला सीट होता है वो रिकन्सिलिएशन का होता है ना। तो इस प्रकार जैसे आपको दिख रहा होगा मेरा कि मेरा 1483 रुपये है ना, ये मेरा कैश बुक का जो बैलेंस है वो मार्च 31 का ये दिखाता है ना। अब मुझे दिखाना है कि मेरे पासबुक में क्या है। तो जैसा कि मेरे पासबुक में मैंने देखा तो मेरा तो पिछले साल का BSR है ना, ये मैंने निकाल रखा है। तो देखिए इसमें मेरा क्या है कि जो मेरी पासबुक के हिसाब से क्या है कि मेरा जो बैलेंस है वो UBI में इतना है और इसमें इतना, यानी टोटल जो है मेरा वो 17,483 रुपये है ना। तो मैं यहाँ पे 17,483 एक साथ ही लिख देता हूँ, है ना, 17,483, ठीक है। अब ये होने के बाद ये कह रहा है कि अभी देखो ये 16,000 डिफरेंस दिखा रहा है। अब ये 16,000 डिफरेंस दिखा रहा है कि हमारा जो है जो है हमारा ये अमाउंट जो है 16,000 रुपये, ये वो नहीं हुआ है, ये एक हमारे CA का अमाउंट था, है ना, ये हमारा SBI का था, UBI का था, ठीक है। ये हमारा 16,000 पेंडिंग था, मैं भी चेक का अभी लिखा नहीं यहाँ पर मैंने। तो ये 16,000 रुपये हमारा पेंडिंग था एक टीचर का CA का पेमेंट का, टैक्स काटने के बाद, क्योंकि ट्रांसफ़र होकर आया था उसका पैसा। तो हमने वो यहाँ पर यह लिख दिया 16,000, है ना। देखिए तो जैसे ही हमने 16,000 लिखा तो ये हमारा डिफरेंस टैली हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा स्कूल फंड का ये हो जाता है रिकन्सिलेशन। अब हमारी BVN की बात आती है। अब BVN में क्या इतना है ना, तो हमारा क्या, तो देखिए अब दोबारा हम BSR खोलते हैं BVN का। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए हमारा ये दिखाता है बैलेंस हमारा ये है ना, और 7.5 लाख रुपए हमारे फिक्स्ड है, यानी कि तीनों अमाउंट हमें लिखने हैं ना। तो तीनों अमाउंट हमारा कितना हो जाता है, देखिए ये तीनों अमाउंट जो हमारा, ठीक है, ये हो जाता है हमारा 8,62,263। तो हम सीधा 8,62,253 लिख देते हैं, ठीक है। ये कॉपी किया हमने और डायरेक्ट हमने यहाँ पे ये रिकन्सिलेशन में यहाँ पे ये लिख दिया कि हमारी ये बैंक का बैलेंस है, ठीक है। अब हमारे को ये दिखा रहा है कि ये डिफरेंस रह गया। तो हमारा क्या है कि जो हमारे BSR के हिसाब से ये जो देखो ये 4 जो चेक है ये हमारे पेंडिंग थे, तो हमने ये अमाउंट इसका लिख दिया, है ना, ये अमाउंट हमने फिक्स कर दिया, और इसकी डिटेल चेक और डेट, है ना, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। ये चेक और ये डेट कॉपी किया, और ये हमने जो आपका ये है रिकन्सिलेशन वाला, है ना, ये वाले में हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से देखो आपका ये भी आपका रिकन्सिलेशन टैली हो गया। नेम ऑफ पार्टी, जो भी पार्टी का नाम है, क्योंकि रिकन्सिलेशन जो हम उसमें लिखते नहीं है, तो जैसे आपको पता होगा कि भाई जो चेक काटा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है कि कौन कौन से चेक पेंडिंग किस चीज़ के फर्म के नाम पर, और उसका स्टेटस जब आप एन लोग सबमिट करें उसमें स्टेटस क्या है, क्लियर है कि उसका पेंडिंग है, तो ये लिखना है। इस प्रकार फॉर्म ए आपका कंप्लीट हो जाता है। अब फॉर्म बी है कि जैसे कुछ अगर कुछ काम हम किया और डिपॉजिट विद कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसे कोई काम हो जो शेड्यूल 8 से रिलेटेड है, तो आपको इसकी जानकारी भरनी होगी। तो मेरे स्कूल का फिलहाल कुछ नहीं है, अगर आपके स्कूल का तो यहाँ पर भरना होगा कि भाई नेम ऑफ AV क्या है, ठीक है। फिर नेम ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे किसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, क्या पर्पस है, किस काल है, कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ है,
और कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अब तक, और कितना आपने डिपॉजिट के कंसिस्टेंसी को किस साल डिपॉजिट किया है, किस एडजस्टमेंट उसने कितना आपको प्रोग्रेस वर्क दिया है। इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखते रहना है, ठीक है। क्लोजिंग कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है फर्म के पास अभी, है ना, तो इस तरह से आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म बी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर्म सी देखिए, फॉर्म सी है ना, तो क्या है, फॉर्म सी में दिखा हमारे वाले एनुअल अकाउंट में इस तरह से दे रखा है। अगर आपने ना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है कि भाई जो, अब देखो ये फॉर्म सी है ना, फॉर्म सी यानी कि शेड्यूल 3 की बात करें तो आपको देखना है शेड्यूल 3 में क्या दिखाता है। आपको देखो शेड्यूल 3 खोलना होता है, तो शेड्यूल 3 में देखिए कि ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये दिखा रहा है कि भाई इतना इतना है ना, ये दिखा रहा है कि यही फिगर आपको यहाँ पे आ रही है। तो देखिए वो क्या है कि 70,000 मेरा ईएमडी का है, और ठीक है, ये करंट ईयर का देखते हैं सर। 70,000 मेरा ईएमडी का है, और 9 लाख मेरा ये है ना, 9,29,000 मेरा ये है, और 24 लाख मेरा ये है। तो आपको क्या सेम टू सेम यही चीज़ें, क्या 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 चीज़ें ये लिखना है ना। तो आपको क्या है, आप शेड्यूल 3 में गए, पहले तो आपने सर्च किया भाई क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये की है। फिर मेरा ईएमडी है, ईएमडी मेरा 70 है, तो मैं 70,000 ईएमडी लिख दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ईएमडी नहीं, यहाँ मुझे लिखना है कि किस फंड का है ना, बीवीएन है कि क्या है। तो ये मेरा बीवीएन का था, यहाँ पे मैंने 70,000 लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो मेरा है वो मेरा है अदर लाइबिलिटीज है ना, तो मैंने यहाँ पे गए, और ओडीआर जो है मेरा, देखिए ओडीआर जो है ये मेरा यहाँ, ये मेरा ओडीआर है, यहाँ डाला, और ये भी मेरा बीवीएन का ही है, तो बीवीएन लिखा। और मेरा ये अमाउंट जो है वो कैसे है वो बताता हूँ। मेरा एक्चुअली क्या है कि ये अमाउंट एक बार मैंने, हमारा 4 लाख का लोन है, ठीक है, तो टोटल मिला के 9 लाख ही है हमारा, तो मैं डायरेक्टली 9 लाख लिख दिया, ठीक है। 9 लाख हो गया। अब तीसरा हमारा क्या है कि एक हमारे पास इसी तरीके से, एक हमारे पास एक जो अमाउंट है वो, ये भी ओडीआर पहले आएगा, पहले ओडीआर लिखने दीजिए, ठीक है। इसमें हमारा क्या है कि ये बीवीएन का ही पार्ट है, बीवीएन लिखा हमने, और हमारा ये 29,800 के आसपास ये हमारे पैसे आए थे, तो उसमें से हमने 29,000 हमने रख लिए थे सीबीएसई का, तो 29,800 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारा एक जो सैलरी वाला है प्रोविजन है ना, तो हमने ये भी हमारा करंट लाइबिलिटीज का है, ये हमने यहाँ पे गए, और हमारा ये है सैलरी वाला, तो सैलरी वाला खोलेंगे, स्टाफ बेनिफिट है ना, यहाँ खोल दिया, और ये हमारा स्कूल फंड का, तो ये हमने स्कूल फंड लिख दिया, और हमारे को हमने 24 लाख का प्रोविजन रखा था, है ना, तो हमने यहाँ पे 24 लाख रख दिए, जो भी हमने प्रोविजन रखा। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 10 लाख, ये हो गया एक और, ठीक है। इस तरीके से हमें लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये टैली हो गया, हमारा शेड्यूल 3 का जो है भी, जो हमने जो भी वहाँ दिखा रखा है वो सारे हो जाएंगे, और हम ये लिख देंगे किस किस फर्म का है ना, और कब से, ये हम लिख देंगे जानकारी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला है, जब ये लिखने के बाद आपका शेड्यूल 3 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपका ये दिखा देता है कि भाई इतना आपका है इन्फॉर्मेशन, ये आपका 33,99,000 है, तो उसी के हिसाब से देखो करंट ईयर का दिखाता है कि क्या इतना ही था, कितने में नहीं दिया, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं, कोई टोटल ये है, तो आपका शेड्यूल 3 से चेक कर लेंगे कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, देखिए है ना, 33,99,000, ये देख लेना है, ठीक है आपको। तो आप ये आपका इस तरीके से फॉर्म F3 कंप्लीट हो जाता है। अब फॉर्म CS8 की बात आती है, तो मेरा जो है इस विद्यालय का जो है कुछ भी पेंडिंग नहीं है C8 के तहत, तो इसलिए मैंने किसी को दे नहीं रखा जिसका मुझे पैसा आना हो, है ना, तो ऐसा कोई पेंडिंग नहीं है मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो मेरा ये 0 है। अगर आपका है तो आपको क्या करना है, वही आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वो हेड है, कौन सा उसमें टाइप ऑफ एडवांस कौन सा है, कौन सा फंड है, कितना अमाउंट है, और किसको दिया है आपने, किस पार्टी का है, और कब से लेना था आपको, ठीक है, और क्या कारण है जिस तक नहीं सेटल हुआ, तो इस तरीके से लिखना। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, है ना, फॉर्म जो 8 का C है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर्म के की बात आती है। देखिए अगर आपका लैंड है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसके लिए। लैंड में, तो लैंड में आप क्या करना है, अगर लैंड का है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इक्वल टू निशान डालना है, और शेड्यूल 4 में जाना है, ठीक है। शेड्यूल 4 में गए, जो मेन शेड्यूल 4 है, तो यहाँ पे क्या करना, देखिए आपका जो, देखो जो ग्रॉस है वहाँ से आपको ये फिगर लेनी है, ठीक है। ये गए आप, है ना, एंटर मारा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लेना है, तो यहाँ पे ये गए, और डेप्रिसिएशन का जो है शेड्यूल 4 में ही
देखिए शेड्यूल 4 में गए, है ना, मेन वाले में, ये मेन, और इसमें देखो डेप्रिसिएशन में क्लोजिंग क्या है, देखिए ये है, यहाँ पे गए, ये एंटर मारा, और फिर यहाँ पे फार्मूला ऐसे लगा दीजिए आप, ये है ना, माइनस में ये, देन एंटर। ठीक है, इसी प्रकार अगर बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग में भी आपको सेम उसी तरह जाना है, शेड्यूल 4 में ये ग्रोथ में गए, बिल्डिंग का यहाँ पे गए, ठीक है, एंटर मारा, फिर यहाँ गए, है ना, डेप्रिसिएशन में गए शेड्यूल 4 के, ये जाते शेड्यूल 4 के डेप्रिसिएशन में गए, और इसका डेप्रिसिएशन में देखिए ये एंड है ना, यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, और ये जो फार्मूला था या कॉपी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये इसका नेट वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके शेड्यूल भी पूरे कर सकते हैं, अनअक्षर भी पूरे कर सकते हैं, और फॉर्म भी बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। परंतु आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने मंथली को बड़े ध्यान से बनाएं, और मेरे जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं आपको चारों, उसको ध्यान से समझें, ये तभी आपको आसानी से ये काम हो सकेगा। और मैं आपको अगले वाले वीडियो में ये बनाना सिखाऊंगा किस प्रकार आप प्रत्येक माह अपने एनुअल अकाउंट को मंथली डालते के साथ ही आप उसको किस प्रकार से टैली करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।